सामने देखो इधर। लास्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे और मैंने ये कहा था कि जैसे ही आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, व्हेन यू अप्लाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी से कहाँ चलने लगते हैं? लेफ्ट में। कहाँ पे चलने लगते हैं? लेफ्ट में। अब क्वेश्चन ये है कि सर इलेक्ट्रॉन तो एक्सेलरेटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड से, लेकिन फिर भी इनकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो कांस्टेंट क्यों है? इनकी स्पीड तो बढ़ती चली जानी चाहिए थी। तो आंसर इज, ये जो एवरेज वेलोसिटी है वो कब है? जस्ट बिफोर द फर्स्ट कॉलिजन। तो कॉलिजन के दौरान क्या होता है, ये पहले यहां थे और जब ये चल के आए तो कॉलिजन से जस्ट पहले इनकी स्पीड u1 से बढ़ के v1 हो गई, u2 से बढ़ के v2 हो गई, u3 से बढ़ के v3 हो गई, u4 से v4 हो गई। तो ये सभी वेलोसिटीज बढ़ गई। यस और नो? लेकिन जब आपने इनका एवरेज कैलकुलेट किया जस्ट आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन, जस्ट आफ्टर, तो ये जो बढ़ी हुई स्पीड से जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी थी वो ड्यूरिंग द कॉलिजन हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड किसमें कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी में। और जब कॉलिजन के बाद इनकी नई वेलोसिटीज बनती हैं, v1 डैश, v2 डैश, v3 डैश, सुनो, तो फिर से इनका जो एवरेज है वो कितना आ जाता है? दिस वन। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, जो भी आप कह रहे थे कि स्पीड बढ़ती चली जानी चाहिए, वो ड्यूरिंग द कॉलिजन हीट लॉस होने की वजह से फिर से क्या हो जाती है? रिड्यूस। So amount of kinetic energy increased due to electric field acceleration is again converted into heat because of collision. क्या ये बात क्लियर हो रही है? बोलो। इसीलिए जब किसी वायर में करंट फ्लो करती है या इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है तो वो मटेरियल थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाता है। उसका गर्म होने का रीजन क्या है? क्योंकि क्या हो रहे हैं? कॉलिजन्स। क्या हो रहे हैं? कॉलिजन। जितना ज्यादा कॉलिजन ज्यादा होंगे उतना ज्यादा फ्लो होने में दिक्कत आएगी और उतना ज्यादा हीट डेवलप होगी। तो कितनी किसी मटेरियल में हीट ज्यादा डेवलप होगी ये डिपेंड करेगा कि उसमें कॉलिजन कितने ज्यादा हो रहे हैं, और कॉलिजन कितने ज्यादा होंगे ये डिपेंड करेगा कि वो मटेरियल का स्ट्रक्चर कैसा है। और उस अपोज को ही, फ्लो होने में जनरेट होने वाले अपोज को ही हम किससे मॉडल करते हैं? रेजिस्टेंस से। किससे मॉडल करते हैं? रेजिस्टेंस से। इज दैट क्लियर? तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि दो द इलेक्ट्रिक फील्ड accelerates the electron but its average velocity is constant because the electrical energy dissipates in the form of heat during the collision. Electric field increases the kinetic energy of electron. That kinetic energy dissipates, that extra kinetic energy dissipates in the form of heat during the collision. That's why the average velocity maintains a constant value. ठीक है? चलो, अब ये हो गई ड्रिफ्ट स्पीड। देन फिर बात आती है कि फ्लो समझ आ गया सर, अब करंट कैसे डिफाइन करोगे? ड्रिफ्ट करंट। नेक्स्ट आपका जो टर्म है इंपॉर्टेंट, दैट इज ड्रिफ्ट करंट। हाउ टू डिफाइन ड्रिफ्ट करंट? ड्रिफ्ट करंट कैसे डिफाइन करेंगे बताइए? हाउ टू डिफाइन ड्रिफ्ट करंट? ड्रिफ्ट करंट क्या होती है सर? ऐसी करंट जो इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट होने से जनरेट होती है। इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट कौन करा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर किसी कंडक्टर में, मान लीजिए कंडक्टर है और यहां मैंने एक बैटरी लगा दी, यहां क्या लगा दी? बैटरी। बैटरी या सेल लिखा रहता है, क्या डिफरेंस है सेल में और बैटरी में? सेल एक सिंगल सेल है, बैटरी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। उसने जैसे ही यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया प्लस माइनस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई। इस कंडक्टर का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, लेंथ है L,
अब मैं आपसे कह रहा हूं कि बताइए इस कंडक्टर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक करंट सेटअप हो गई। तो मैंने मान लिया कि इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे प्रेजेंट हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और हमें ये पता है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन इतने इतने वॉल्यूम में प्रेजेंट हैं। तो एक पैरामीटर नया डिफाइन किया मैंने, स्मॉल एन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, स्मॉल एन इक्वल टू एन बाई वी, स्मॉल एन इक्वल टू एन बाई वी। तो यहां से अब मैं कह रहा हूं कि बताओ जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो कितना करंट बनेगी। तो करंट का फॉर्मूला क्या पता है आपको, बताओ व्हाट इज द वन फॉर्मूला विच यू नो। करंट क्या होती है, डी क्यू बाई डी टी या क्यू बाई टी, डी क्यू बाई डी टी या क्यू बाई टी। एक तो ये फॉर्मूला पता है और दूसरा क्या पता है, क्यू बाई टी। ये कौन सा करंट है, ये कौन सा करंट है बताइए। ये दो फॉर्मूले आपको पता है, एक तो डी क्यू बाई डी टी और एक क्यू बाई टी। ये पता है कि नहीं पता है, इलेक्ट्रिक करंट। ये तो छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, लेट मी डिफाइन दिस। छोटी क्लास में आप एक डेफिनेशन पढ़ के आए हैं ऑलरेडी इलेक्ट्रिक करंट की, और वो डेफिनेशन क्या पढ़ी है आपने बताइए। अगर किसी वायर में चार्ज फ्लो कर रहा है, मान लो यहां से यहां, पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो हम ये मानते हैं कि करंट की डायरेक्शन हमेशा कहां होती है, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में। ये मानते हैं, ये अजम्पशन है कि पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगी वही आपकी करंट की भी डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगी। तो करंट अगर मुझे यहां डिफाइन करना है तो दो तरीके से डिफाइन करते हैं। वन इज कॉल्ड एवरेज करंट, वन इज कॉल्ड एवरेज करंट, वन इज कॉल्ड एवरेज करंट। एवरेज करंट कैसे डिफाइन करते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक एरिया लेंगे और फिर ये देखेंगे कि डेल्टा टी टाइम में कितना चार्ज यहां से इधर आ गया। मान लो कितना चार्ज आया, डेल्टा क्यू। तो एवरेज करंट इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी is defined as delta q by delta t, delta q by delta t, is that clear, बोलो। now delta q by delta t ये क्या है, डेल्टा टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो होके आया, और ये जो फ्लो है ये एक ऐसे एरिया से देखना है जो फ्लो के कैसा है, परपेंडिकुलर, ठीक है। नाउ फिर एक दूसरा टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होती है, आई ऑफ टी। इंस्टेंटेनियस करंट होती है स्मॉल टाइम dt में, स्मॉल टाइम dt में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो अगर ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर दें dt, तो उसमें जो चार्ज फ्लो करेगा वो भी क्या आएगा, वेरी स्मॉल। तो इसको बोलेंगे dq बाई dt। इसका मतलब होता है करंट एट एन इंस्टेंट, और इसका मतलब होता है करंट इन ए टाइम इंटरवल, ठीक है। बोलो समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से हम ये डिफाइन करते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट कब डिफाइन कर सकते हो, जब चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन एकदम डिफाइंड हो। क्या हो, डिफाइंड, कि हर dt टाइम में कितनी डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जा रहा है। इज दैट क्लियर, बोलो।
तो अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दूं तुम्हें इसी पर बेस्ड, मान लो Q इक्वल टू है टी स्क्वायर प्लस 2t, मैं तुमसे कह रहा हूं बताओ करंट एट T इक्वल टू 3 कितना होगा, बताइए जल्दी आंसर। ये क्या पूछ रहा हूं मैं, इंस्टेंटेनियस करंट या एवरेज करंट? इंस्टेंटेनियस करंट। और ये कैसे निकलेगा, Q को डिफरेंशिएट करके, Q को डिफरेंशिएट करके dq बाई dt कितना आएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t प्लस 2t का डिफरेंशिएशन 2, इसमें t इक्वल टू 3 रखेंगे कितना आएगा 8 एम्पियर। कितना आएगा, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट। अगर मैं इसी में पूछता बताओ करंट फ्रॉम t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 3, तो ये मैंने क्या पूछा, आप इंस्टेंटेनियस करंट या एवरेज करंट, क्या पूछा, एवरेज, क्योंकि एक इंटरवल दे दिया। क्या दे दिया, इंटरवल। तो इंटरवल में करंट कैसे निकालते हैं, अगर मुझे इंटरवल में निकालना होता तो आई विल राइट टाइम इंटरवल दैट इज 3 माइनस 1, और t इक्वल टू 1 पे चार्ज कितना फ्लो किया था, Q3 माइनस Q1। ये बात समझ आई आपको, डेल्टा Q, डेल्टा Q। तो t इक्वल टू 3 पर चार्ज कितना गया था वहां पर, 9 प्लस 6 15, t इक्वल टू 1 पे कितना गया था 3, तो 3 से 15 तो कितना एक्स्ट्रा गया 12, कितना गया 12, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6 एम्पियर। कितना आया 6 एम्पियर। इज दैट क्लियर, बोलो। तो एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट निकाल लेंगे, बोलो। ये छोटे छोटे बेसिक्स जो क्वेश्चन है वो 10th में आपने देखे थे, एक तो और रिवाइज करा दे रहा हूं मैं। मान लो दो वायर है और चार्ज फ्लो और टाइम के बीच में ग्राफ है, ये एंगल बना रहा है 60 और ये एंगल बना रहा है 30, ये वायर ए है ये वायर बी। तो बताओ ए में और बी में जो करंट है उसका रेशियो कितना आएगा, आई क्या होता है dq बाई dt, dq बाई dt क्या बताता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ए की स्लोप कितनी आएगी 1060, बी की, समझ में आ रही है बात, बोलो। तो ये इस तरीके से एक क्वेश्चन और ऐसे पूछता है, मान लो आई वर्सेस टी ग्राफ दे दे, आई वर्सेस टी, और इधर आपसे कहे ये t इक्वल टू 1 है और ये t इक्वल टू 2 और ये 4 एम्पियर। अब आपसे कहे कि एक वायर में I वर्सेस t ग्राफ दे रखा है, तो बताओ फर्स्ट 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया, फर्स्ट 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया, कैसे निकालें। तो सिंस I इक्वल टू कितना है dq बाई dt, तो dq किसके इक्वल आएगा, इंटीग्रेशन आई डी, ये बनेगा। तो इंटीग्रेशन dq क्या बना, टोटल चार्ज फ्लो फ्रॉम t1 से t2 आई डी टी। ये रिलेशन क्या बता रहे हैं कि अगर I वर्सेस t ग्राफ दिया है तो t1 से t2 में कितना चार्ज फ्लो करेगा, कितना चार्ज फ्लो करेगा। और इसको ज्योमेट्रिकली क्या लिखते हैं, एरिया अंडर I वर्सेस t ग्राफ फ्रॉम t इक्वल टू t1 टू t इक्वल टू t2। तो अगर उसने ये पूछा है कि शुरू के 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया, तो वो आपसे क्या पूछ रहा है, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व कितना आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। ये एरिया कितना आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, कितना बना 2 कूलम चार्ज फ्लो किया 0 से लेके 1 सेकेंड में। क्लियर है, बोलो। तो ये बेसिक था 10th का, ये क्लियर है आपको। एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, चार्ज फ्लो कैसे निकालते हैं, करंट कंपेयर कैसे करते हैं, Q वर्सेस T ग्राफ दिया है तो क्लियर है। अब यहां पर देखिए जो हम डिस्कस कर रहे थे
कि जब यहाँ पर एक कंडक्टर है और इसमें L लेंथ है और एक सेल लगाया हमने V, फील्ड एग्जिस्ट कर गई। अब मुझे करंट पता करनी है। क्या पता करनी है? करंट। ठीक है, तो ध्यान से देखो आप, इसमें ये पूरा चार्ज जो ये ड्रिफ्ट करंट है, बेसिकली ये क्या है आपकी? एवरेज करंट। ये क्या है? एवरेज करंट। ये क्या है आपकी? एवरेज करंट। इज दैट क्लियर? बोलो। तो मुझे dq बाई dt पता नहीं करना है। क्या पता करना है मुझे? q बाई टी। q बाई टी, q बाई टी या डेल्टा q बाई डेल्टा टी। तो अब इसके लिए मुझे एक क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए, मैंने ये ले लिया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये सारे चार्ज इधर जाएंगे तो इस एरिया को क्रॉस करेंगे। तो मुझे ये पता करना है कि कितनी देर में इसके अंदर प्रेजेंट सारा चार्ज इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर जाएगा। तो पहले तो मुझे चार्ज लिखना पड़ेगा और फिर क्या लिखना पड़ेगा? टाइम। तो बताओ कितना चार्ज है इस वॉल्यूम में? इस वॉल्यूम में कितना चार्ज है? यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? n। तो a इंटू एल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? n इंटू ए एल। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, तो टोटल चार्ज जो इस कंडक्टर में है वो कितना आ जाएगा? NaL इंटू E। क्या ये बात समझ आई आपको? बोलो। और ये पूरी तरह से खाली कब होगा? कब ये सारा चार्ज निकल जाएगा? जब लास्ट में रखा इलेक्ट्रॉन भी इसको क्या कर जाए? क्रॉस। बोलो। तो लास्ट में रखे इलेक्ट्रॉन को इसे क्रॉस करने में एवरेज कितना टाइम लगेगा? बताइए। इस इलेक्ट्रॉन को इस एरिया को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा? हाउ टू राइट टाइम? बताओ, बताओ बेटा, टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन, कितनी डिस्टेंस है ये? L। और किस स्पीड से चल रहा है इलेक्ट्रॉन? किस स्पीड से चल रहा है? ऑन एन एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। कितने से? ड्रिफ्ट से। तो जब आप इन दोनों की वैल्यू यहां रखेंगे तो NaL E L अपॉन Vd, तो L से L कट गया और I का एक्सप्रेशन आ गया NeaVd। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। I इज इक्वल टू NeaVd। किसने पहुंचाई है? हाँ, जुड़वा पोते हो गए। और वाह, मनोज सर ने तो यार परफेक्ट स्क्वायर लगा दिया है। वाह। तो मिठाई भी डबल ले ली थी। ट्विंस बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? सुनिए, देखिए इधर, समझ रहे हो आप कितनी खुशियां मनाई जाती हैं जब आप हुए थे तब ऐसे मिठाई बांटी गई होंगी, है ना? तो जब बच्चे होते हैं तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं, जब हो जाते हैं फिर बहुत दुखी होते हैं। क्या पैदा कर दिया हमने। तो आप उनकी खुशी का रीजन बनिए। समझे? समझे? देखिए जब ये हो गया,
देखो बेटा, I इज इक्वल टू NEA/VD, ये क्या है आपकी ड्रिफ्ट करंट। सर ये क्यों निकाल रहे हो, ये फॉर्मूला क्यों निकाल दिया आपने? 10th वाला सही तो था, Q/T dQ/dt। इसका मतलब क्यों कर रहे हैं ऐसा आप? जो I इज इक्वल टू Q/T है, ये आपका ग्रॉस फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? ग्रॉस फॉर्मूला या मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जो करंट मेजर करने का फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड Q/T dQ/dt। लेकिन ये जो रिलेशन है, ये एक्चुअल में दो वर्ल्ड को आपस में कनेक्ट कर रहा है। कंडक्टर के दो वर्ल्ड्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है, एक तो एक्सटर्नल वर्ल्ड और एक इंटरनल वर्ल्ड। एक्सटर्नल वर्ल्ड अगर हम इसमें बात करें तो ध्यान से देखिए इसको थोड़ा, और अगर हम खोल के लिखें NEA/VD का फॉर्मूला क्या था? E टाउ अपॉन ME इंटू E, ये था। तो देखो ये E क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। E क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये I क्या है? उसमें जो करंट सेटअप हुई, I इंटरनल मैकेनिज्म है, अंदर चार्ज फ्लो कर रहे हैं, और ये क्या है? एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल और इंटरनल को लिंक करती हुई इक्वेशन है ये, समझे? और ये किन पे डिपेंड कर रही है? टाउ पर। टाउ क्या है? सक्सेसिव कॉलिजन में लगा टाइम। तो ये माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर है। स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर। और ये E और I क्या है? मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर। मैक्रो जो जिन्हें तुम डिटेक्ट कर सकते हो, जिन्हें तुम अप्लाई कर सकते हो, जिनके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल है, दोज आर नोन एज मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर। लेकिन ये जो स्मॉल n है, जो टाउ है, इस पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, ये इंटरनल वर्ल्ड है कंडक्टर का। तो बेसिकली 12th में और 10th में क्या अंतर है? 10th में केवल आप एक्सटर्नल पैरामीटर पढ़ते हो, मैक्रोस्कोपिक लेवल के पैरामीटर्स, ठीक है। 12th में आते आते आप क्या करते हो? उन मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स का रिलेशन कंडक्टर के अंदर माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स के साथ में स्टडी करते हो। माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर क्या पढ़े आपने? ड्रिफ्ट स्पीड, रिलैक्सेशन टाइम। इज दैट क्लियर? बोलो यस और नो, बताइए। तो यहां पे ये रिलेशन आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपने एक टर्म पढ़ा था, ओम्स लॉ। क्या पढ़ा था? ओम्स लॉ। ध्यान से देखिए, क्या था ओम्स लॉ, बताइए। 10th क्लास में I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये पढ़ा था। ओम्स ने ये चीज दी थी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। उसने ये ऑब्जर्वेशन से दिया था। किससे दिया था? ऑब्जर्वेशन से। आपको इसे डिराइव करना है। 12th में आते आते क्या करना है? डिराइव। जो आपने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा वो यूज करके इसे डिराइव करना है। क्योंकि देखो, तुम जो भी थ्योरी दे रहे हो वो प्रैक्टिकली सही है या नहीं, ये भी तो बताना पड़ेगा। तुम अंदर ही अंदर ये मान रहे हो कि ड्रिफ्ट स्पीड होती है, वो टकराते हैं, फिर ये होगा, वो होगा, इस स्पीड से चलेंगे इलेक्ट्रॉन। कोई देखने जा रहा है क्या? या कोई मेजर कर रहा है क्या उसको? नहीं। ये सारी पिछली थ्योरी सही है या गलत? लोगों ने कहा इसको प्रूफ करो, ये सही है। क्या किसी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ वेरीफाई हो रही है? तो लोगों ने कहा ठीक है, ओम्स लॉ को सही मानते हो? बोला हाँ, ओम्स लॉ तो सही है। एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं हम लैब में भी जाके, V निकालते हैं, I निकालते हैं, रेशियो लेते हैं, कांस्टेंट आता है। तो लोगों ने कहा देखो, पिछली वाली जो थ्योरी है उससे हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये आता है, तो फिर उसको सही मान लोगे आप? यस और नो, बोलो। तो पिछली वाली थ्योरी में हमने सीखा
कि I किसके इक्वल आया, NeAVD। अगर इससे हम उसे डिराइव कर दें तो ये सही है। अब समझो I इक्वल टू NeAVD की जगह E टाउ अपॉन Me इंटू E, ये आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अगर ये कंडक्टर है और मैंने यहां पर एक बैटरी लगा दी, ये V है, ये L है, और ये प्लस और ये माइनस, और इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई, तो E को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, NE स्क्वायर A अपॉन Me टाउ। E को क्या लिख सकते हैं, कैन आई राइट लाइक दिस, E is equal to V by L, can I write like this, E is equal to V by L। तो ये कितना हुआ, I is equal to NE स्क्वायर A टाउ अपॉन MEL इंटू V, ये बन गया। बोलो ये क्या लिखा हुआ है जरा देखना, N कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, इफ T इज कांस्टेंट, तो कैन आई से टाउ इज आल्सो कांस्टेंट, M कांस्टेंट, L कांस्टेंट, ये पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट। इसका क्या मतलब आया, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हो गया ओम्स लॉ प्रूफ। बोलो अब लोग फिर यहां नहीं रुके, लोगों का ये तो बहुत बढ़िया। तो जो 10th क्लास में सर हमने पढ़ा था कि I इक्वल टू V बाई आर होता है, I इक्वल टू V बाई आर, तो क्या अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, V अपॉन MEL अपॉन NE स्क्वायर टाउ, कैन आई राइट लाइक दिस। बोलो तो जब मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करूंगा तो क्या मुझे R की वैल्यू ये मिल रही है, MEL अपॉन NE स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई एरिया, क्या ये रिलेशन सही है। बोलो रेजिस्टेंस का भी रिलेशन माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर के टर्म में आ गया। बोलो और ये क्या चीज है, याद करो 10th में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखा था आपने, रो L बाई ए। तो ये जो रो है, ये ब्रैकेट है, यही क्या है आपका रो, यानी कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यहां से क्या डिराइव किया आपने, ME अपॉन NE स्क्वायर टाउ, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, ये सुनो, और ये क्या है, रेजिस्टेंस। ये क्या है, इसको क्यों रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, क्योंकि अगर इस पैरामीटर की वैल्यू बढ़ाएं तो करंट क्या हो रही है, डिक्रीज, इसीलिए इस टर्म को क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस, क्योंकि इसके बढ़ने से करंट क्या हो रही है, डिक्रीज। यानी कि दिस पैरामीटर रिप्रेजेंट द टोटल अपोज ऑफर्ड बाय द मटेरियल टू द फ्लो ऑफ चार्ज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और अगर मैं इस रेजिस्टेंस की बात करूं कि किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, लेंथ, एरिया, ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है, देन टाउ पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, टाउ। और टाउ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो टाउ डिक्रीज होता है, टाउ डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है कंडक्टर का, इंक्रीज। क्या अब आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं जो आपने 10th में पढ़ाई थी चीजें, क्यों टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे, तो टकराएंगे जल्दी जल्दी, तो टाउ क्या होगा, कम, और टाउ अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज। बोलो क्लियर है यहां तक। अब रेजिस्टेंस की
अगर हम बात कर लें तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया रो एल बाई ए, और इसकी जो एसआई यूनिट है वो आपकी आती है ओम। एसआई यूनिट क्या आती है? ओम। तो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या आएगी? आर ए बाई एल, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। अच्छा, रेजिस्टेंस ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टिविटी केवल और केवल किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर, क्योंकि रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो कितना है आपका? पिछले वाली स्लाइड में आपने डिराइव किया है। रेजिस्टिविटी इज एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। रेजिस्टिविटी इज एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। सुनो, तो यहां पे अगर मैं कहूं इस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे टाउ डिक्रीज होगा, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज। तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के बढ़ने से इंक्रीज होती है। साथ ही साथ डज नॉट डिपेंड ऑन साइज और ज्योमेट्री। मतलब अगर मैं इस पेन का थोड़ा सा टुकड़ा ले लूं, उसकी भी रेजिस्टिविटी वही आएगी जो इस पूरे बड़े पेन की है। लेकिन अगर मैं इस पेन का रेजिस्टेंस कहूं और इसके एक छोटे से टुकड़े का रेजिस्टेंस कहूं, तो दोनों क्या आएंगे? अलग अलग। रेजिस्टेंस ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी केवल नेचर पे डिपेंड करती है, मटेरियल के। इज दैट क्लियर? बोलो। फिर एक टर्म आपका आता है रेजिस्टिविटी के बाद, कंडक्टिविटी। ये छोटे छोटे टर्म है और उनके सिंबल है, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को डिफाइन कैसे करते हैं? उल्टा ऑफ रेजिस्टिविटी, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला अब ये भी आपने देखा कितना है? एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, तो इसको लिख देंगे एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ई। क्या ये बात समझ आई आपको? और इसकी यूनिट क्या होगी? रेजिस्टिविटी की है ओम इंटू मीटर, तो कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इज दैट क्लियर? बोलो। देन गया। तो ये कुछ बेसिक टर्म समझ आ रहे हैं आपको? पॉज कर दो बेटा, पॉज दिया।